शासन। तो इतनी चीजों को हमको पढ़ना है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ तो हम पढ़ रहे थे ना, तो हम क्रम में इसको लिख लेते हैं, एक एक करके क्रम में लिख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या लिख लिया हम, राजर्षि तुल्य कुल वंश, जो कि छत्तीसगढ़ का पहला स्थानीय राजवंश कहलाता है। फिर अगला हम क्या लिख लेते हैं, अगला लिख लेते हैं पर्वत द्वारक वंश। पर्वत द्वारक वंश, पर्वत द्वारक वंश के बाद हमने पढ़ा क्या, सरबपुरी, सरबपुरी राजवंश। सरबपुरी राजवंश के बाद मैकल के पांडु, ठीक है, मैकल के पांडु। मैकल के पांडु के बाद हम पढ़ेंगे सिरपुर के पांडु या सोम। सिरपुर के पांडु या सोम के बाद उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, उड़ीसा के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंश के बाद हम पढ़ेंगे शैल वंश। शैल वंश के बाद हम पढ़ेंगे पाली के बाण वंश। पाली के बाण वंश के बाद हमको पढ़ना है फणी नाग वंश। फणी नाग वंश के बाद हमको पढ़ना है छिंदक नाग वंश। छिंदक नाग वंश के बाद हम पढ़ेंगे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, कांकेर के सोमवंश। तो इतना चीज हमको पढ़ना है। अभी कौन सा प्राचीन काल में आएगा, कौन मध्य में आएगा, कौन आधुनिक में आएगा, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, वो मैं आपको अगली क्लास में जब हम शुरू करेंगे ना, उस समय आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से फिर से मैं बताऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हो गया, फिर से वही बात है। देखो फिर एक काम करते हैं, फिर से छत्तीसगढ़ का एक मैप बनेगा और समझते हैं यहाँ से। देखो फिर से वही बात है, फिर से कुछ कुछ चीजों को हमको समझना है, कुछ चीजों को ट्रेस करना है। देखो यहाँ पर है रतनपुर, ठीक है, यहाँ पर है पाली, यहाँ पे है तुमाड़। ठीक है, रतनपुर, पाली और ये तुमाड़। यहाँ पे जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी। ठीक है, तुमाड़, पाली, ये रतनपुर समझ में आ गया। यहाँ पे एक जगह है त्रिपुरी। देखो यहाँ एक जगह है खल्लारी और ये हो गया रायपुर। ठीक है, खल्लारी और रायपुर। देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे उड़ीसा के सोमवंश। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पे बैठे हैं उड़ीसा के सोमवंश। तो ये त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी में शासन है कलचुरियों का। ठीक है, पाली में शासन है, यहाँ पाली में शासन है बाण वंश का। अब समझो यहाँ आगे की कहानी। देखो एक कलचुरी शासक हुआ जिसके 18 पुत्र हुए। अब साम्राज्य का बंटवारा करना है तो सीधी सी बात है, छोटा सा साम्राज्य है, कैसे बांटेगा वो, है ना। तो अपने 18 पुत्रों को बोलता है क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो उनमें से एक उसका पुत्र होता है, वो क्या करता है, यहाँ पाली में आक्रमण करता है। लेकिन पाली में आक्रमण जरूर करता है, लेकिन आक्रमण करके फिर से वापस आ जाता है त्रिपुरी। आक्रमण किया, जीता और उसको खाली छोड़ के फिर से वापस आ गया।
अब क्या हुआ, जब पहली बार आक्रमण किया तो ये जो बाण वंश के शासक है ये कहाँ भागे, उड़ीसा, और यहाँ पे बाण वंश और जो सोम वंश है ये आपस में एक गुट बना लिए। ठीक है, तो ये फिर से खाली था, ये लोग फिर से यहाँ आके कब्जा कर लिए। बाद में 1000 एडी के आसपास एक शासक हुआ कलिंग राज। तो कलिंग राज ने फिर से यहाँ पे आक्रमण किया पाली पे, और सोम वंश और बाण वंश को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद अपनी राजधानी बनाया तुमाड़ को। तो कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी तुमाड़। ठीक है, अब एक चीज समझो, जो कलचुरी है, कलचुरी जो है छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में भी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश है। भारत में तो लगभग 1200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, छत्तीसगढ़ में लगभग इन्होंने 750 वर्ष शासन किया है, 750 वर्ष लगभग लगभग। ठीक है, तो अब कलिंग राज आएगा, कलिंग राज क्या करेगा, पाली में फिर से बाण वंश और सोमवंशियों को हराएगा, कब्जा करेगा और राजधानी बनाएगा तुमाड़। तुमाड़ को भी राजधानी बनाने के कुछ कारण है। ठीक है, तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी बनी तुमाड़। अब क्या है ना कि सन 1000 से 1050 तक इनकी राजधानी रही तुमाड़। कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम, ये 3 शासक थे जो तुमाड़ को राजधानी बना के शासन किए। इसके बाद 1050 में राजधानी बनी रतनपुर। ठीक है, तो कलचुरियों की दूसरी राजधानी बनी ये रतनपुर। बाद में कुछ कारणों से राजधानी खल्लारी, और खल्लारी से फिर रायपुर स्थानांतरित हुई। तो 1300 से 1400 के बीच जो राजधानी है वो रही खल्लारी। ठीक है, 2 शाखा में जब टूटेगा ना, रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा, तब की बात बता रहा हूं मैं। रतनपुर शाखा अलग हो गया, रायपुर शाखा अलग हो गया, है ना। तो रायपुर जब राजधानी बनी, 1300 से 1400 तो खल्लारी राजधानी रही, और 1400 से लेके 1741 तक, और 1741 से 1753 तक आप समझो ये राजधानी रही रायपुर कलचुरियों की। ठीक है, अब एक बात और समझो, यहाँ पे देखो, रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, ये 2 शाखा हो गई। तो जो रतनपुर शाखा है, ये जो रतनपुर शाखा है, यहाँ शासन रहा 1000 से लेके 1741 से फिर ये चला 1757 तक, है ना। अब वो जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा क्यों ऐसा लिख रहा हूं मैं, 1000 से 1741, 1741 से 1757 क्यों लिख रहे हैं, वो बाद में समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखो, रतनपुर के शाखा के कलचुरी आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में। ठीक है, लेकिन जो रायपुर के कलचुरी हैं वो आए भी बाद में और गए पहले, ये भी समझना है। देखो, 1400 के आसपास रायपुर राजधानी बन रही है, या 1300 के आसपास बन रहा है खल्लारी, खल्लारी से बाद में रायपुर, और चल भी जल्दी दे रहे हैं, पतन भी इनका जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कलचुरियों का कॉन्सेप्ट है। इसको समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब इधर का क्या कहानी है वो भी समझ में आएगा आगे। देखो, देखो फिर से ये है यहाँ पर नागपुर। ठीक है, ये है रतनपुर, ये है रायपुर, ठीक है, रायपुर हो गया ये। यहाँ पर है बंगाल। बंगाल में उस समय शासक था अलीवर्दी खां। इसी का एक विरोधी था मीर हबीब। ठीक है, ये इधर बगल में लगा है उड़ीसा। ठीक है, अब मराठों की एंट्री करवा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में। कलचुरी हुआ, कलचुरी कैसे आए, क्या हुआ, क्यों आए, वो थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू देखिए। अब समझते हैं मराठों के बारे में। देखो, नागपुर में शासक है रघुजी प्रथम। ठीक है,
और इसका सेनापति है भास्कर पंत। रतनपुर में उस समय कलचुरियों का शासन था और कलचुरियों में शासक था रघुनाथ सिंह। साथ ही साथ यहां मोहन सिंह को भी हमको याद रखना है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे मराठा है, नागपुर में मराठा है, भोसले मराठा, और शासक है रघु जी प्रथम, उसका सेनापति है भास्कर पंत। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था ये। अब बात यह है कि ये जो मीर हबीब है, ये भास्कर पंत को आमंत्रित करता है अलीवर्दी खां के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो भास्कर पंत यही चीज किसको बोलता है, रघु जी प्रथम को, कि भाई जाऊंगा, उड़ीसा भी जीतूंगा, बंगाल भी जीत लूंगा। बात क्या है कि रास्ते में पड़ रहा है छत्तीसगढ़। तो जो भास्कर पंत है, भास्कर पंत निकलेगा 1740 में, पहुंचेगा रायपुर। 1741 में ही आक्रमण किया, लेकिन निर्णय कब हुआ, 1740 में निर्णय हुआ, और वो निकल गया 1741 में छत्तीसगढ़ में आक्रमण करने। तो इस रास्ते को तो साफ करना पड़ेगा, यहाँ तो कलचुरी बैठे हुए हैं बहुत समय से। तो रायपुर पहुंचेगा कौन, भास्कर पंत। अब जब रायपुर भास्कर पंत पहुंचेगा तो यहाँ पे रतनपुर की सत्ता में कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है। क्या षड्यंत्र चल रहा है, शासक बनना था मोहन सिंह को, बन गया रघुनाथ सिंह। अब मोहन सिंह रघुनाथ सिंह को कैसे हटाए, तो उसके लिए वो क्या किया, जैसे उसको पता चला कि भास्कर पंत जो है, मराठा सेनापति जो है, वो रायपुर पहुंचा है, रायपुर में कब्जा कर लिया है, वैसे ही मोहन सिंह पहुंचा कहाँ, रायपुर। और भास्कर पंत से मिल के बात किया कि यार जाहिर है उधर, तो एक काम करो कि रतनपुर पे भी कब्जा करते जाओ, रतनपुर में खूब खजाना वजाना है, एक काम करो लूटो, कब्जा करो। तो भास्कर पंत बोला सही बात है, पूरा रास्ता ही साफ कर देता हूँ इधर का, उड़ीसा जाऊंगा, बंगाल जाऊंगा, तो एक काम और करूंगा, जब लौटूंगा तो एक खुशखबरी और दे दूंगा रघु जी प्रथम को कि ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र है, ये भी हम जीत लिए, बार बार का झंझट ही नहीं रहेगा इधर से उधर का, है ना। तो अब ये चीज सोचता है भास्कर पंत और पहुंचता है कहाँ, रतनपुर। रतनपुर में आक्रमण किया 1741 में ही। अब शासक कौन है, रघुनाथ सिंह है शासक। रघुनाथ सिंह चूंकि है बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग शासक, लड़ने की हिम्मत है नहीं, पुत्र के वियोग में, पुत्र की मृत्यु हो गई है, पुत्र के वियोग में वैसी दुखी है, सफेद झंडा पताका लहराते हुए पहुंच जाएगा कहाँ, भास्कर पंत के पास, बोलेगा मालिक छोड़ दो, छोड़ दो, दया करो। भास्कर पंत भी दया खाएगा, बोलेगा कि इतना बुजुर्ग है, क्या हटाना, 2-4 साल ही तो जिएगा, शासन करने देता हूं। ठीक है, तो इसकी कूटनीति के कारण फिर से मोहन सिंह शासक बनने से रह गया। अब क्या हुआ कि मोहन सिंह को भास्कर पंत बोला कि यार कितना साल जिएगा, 2-4 साल तो जिएगा, बैठे रहने दे, उसके बाद तो तू ही शासक बनेगा। तो ये समझौता हो गया, और फिर से भास्कर पंत कहाँ निकल गया, तो इधर निकल गया। खैर इधर से लौट के नहीं आ पाया भास्कर पंत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि 1741 में भास्कर पंत का आक्रमण हुआ। ठीक है, रायपुर फिर रतनपुर में, और यहां पर पहली बार जो कलचुरी है वो मराठों के अधीन आ गए। तो मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी, मराठों के अधीन प्रथम जो कलचुरी शासक था वो था रघुनाथ सिंह, और अंतिम शासक मराठों के अधीन कौन होगा, मोहन सिंह। ठीक है, तो 1741 से 1757 यहां तक आप देखोगे, जब 1741 से 1745 तक रघुनाथ सिंह शासन करेगा, फिर 1745 से 1757 तक मोहन सिंह शासन करेगा, मोहन सिंह की मृत्यु होगी, फिर ये जो रतनपुर वाला पूरा क्षेत्र है ये मराठों के अधीन आ जाएगा पूर्ण रूप से। आ तो गया, यहीं से शुरुआत में यहीं से हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से फिर आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये कहानी हो गई, एक ये हो गया, हमको ये पढ़ना है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन शासक हुआ, क्या हुआ, वो सबको भी हमको देखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं।